आज की वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वीडियो है हमारी स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो संबंध होता है उस संबंध को लेके है और आज हम इसको डीपली समझेंगे। आज के बाद आपको दूसरा कोई भी टॉपिक इससे रिलेटिव आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इससे रिलेटेड सारे टॉपिक आपको क्लियर हो जाएंगे। आज हम इसका अध्ययन करेंगे कि स्ट्रेस क्या है और स्ट्रेन क्या है और इनके बीच में जो संबंध होता है वो संबंध क्या होता है। तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि जो स्ट्रेस होता है इसे हम प्रतिबल बोलते हैं। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये वर्ड होते हैं। ठीक है, स्ट्रेस ये एक प्रतिबल होता है और स्ट्रेन जो होता है वो विकृति होती है। ठीक है, मतलब ये एक दूसरे से ये बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होते हैं, बहुत ज्यादा क्लोजली एक दूसरे से इनका संबंध होता है। ठीक है, जब हम कोई वस्तु है, हमारे पास में कोई एलिमेंट है, जब उस एलिमेंट पर हम कोई बाहरी बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो क्या होता है उससे कि उस एलिमेंट के अंदर एक स्ट्रेस उत्पन्न होता है, मतलब विरोध रिएक्शन उत्पन्न होता है। मान लीजिए मैंने ये मेरे पास में कोई एलिमेंट है, ठीक है, और ये मेरे पास एलिमेंट है और इस पे मैंने एक टेंशन फोर्स लगाया हुआ है, खिंचाव बल। ठीक है, दोनों साइड में मैंने एक खिंचाव बल लगाया हुआ है और इस खिंचाव बल से इसके अंदर क्या होगा कि एक फोर्स जनरेट होगा जो इस फोर्स का विरोध करेगा। ठीक है, इस फोर्स का विरोध करेगा, मतलब ये लंबा होने की जो प्रकृति रहेगी, इसकी लंबा होने की, स्ट्रेच होने की जो एक कोशिश रहेगी, उस कोशिश को नाकाम करने के लिए इसके अंदर एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स को हम स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, और इसको हम प्रतिबल हिंदी में बोला जाता है। अब इस स्ट्रेस से जो इसमें लंबाई में चेंजिंग होगी, ठीक है, लंबाई में जो चेंजिंग हुई, कुछ भी चेंजिंग हुई, माइक्रोन में चेंजिंग हुई, वो हमारी विकृति कहलाई जाएगी। क्लियर? इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब स्ट्रेस जो है आपका वो इंटरनली एक रेजिस्टेंस है और विकृति जो आपका है वो उसकी लंबाई में या उसके आयतन में या उसकी चौड़ाई में, उसकी मोटाई में, उसके डायामीटर में, कहीं पे भी उसकी अगर कोई भी डायमेंशन में अगर चेंजिंग होती है तो उसे हम विकृति बोलते हैं। ठीक है, जब किसी वस्तु पर भारी बल लगाया जाता है तो उसके अंदर स्ट्रेस उत्पन्न होता है और उसके आकार में या लंबाई में परिवर्तन होता है, उसे हम स्ट्रेन कहते हैं। क्लियर? ये हमको 2 पॉइंट समझ में आ गए, स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेन क्या होता है। क्लियर? अब आती है कि स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है वो हम देखते हैं। जब हम किसी मटेरियल पर, किसी एक यूनिट पर, ठीक है, मटेरियल के किसी एक यूनिट पर जब हम आंतरिक प्रतिरोध जो बल होता है, स्ट्रेस जिसे हम कहते हैं, वो लगाया जाता है तो उसका फॉर्मूला जो होता है आपका ये होता है। यहाँ पे आपका ये स्ट्रेस है और ये आपने जो फोर्स लगाया गया था वो यहाँ पे फोर्स रखा जाएगा और ये आपका एरिया होगा। मतलब प्रति क्षेत्रफल पर, चाहे वो आपका में लो, सेंटीमीटर में लो, मीटर में लो, लेकिन एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो प्रतिरोधी बल होता है, आंतरिक प्रतिरोधी बल, वो हमारा स्ट्रेस कहलाया जाएगा। सिंपल सा ये आपका है, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि आप सिर्फ ये पॉइंट आप याद रखिए कि क्षेत्रफल के किसी इकाई क्षेत्रफल पर, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, ठीक है, ये याद रखिए। क्लियर? तो यहाँ पे एफ जो है अप्लाइड फोर्स है और ये क्रॉस सेक्शन है और इसका जो यूनिट रखा जाएगा वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर रखा जाएगा, या इसको हम पास्कल भी बोल सकते हैं और इसको डिनोट करने के लिए पी और ए हम सिंबल करते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग में इसको हम न्यूटन प्रति एमएम से भी हम डिनोट करते हैं, इसको हम मेगा पास्कल का भी प्रयोग हम किया जाता है। ये हमारा स्ट्रेंथ होता है। इसमें क्या होता है कि जो वस्तु पर भारी बल लगाया जाता है और भारी बल लगाने से वस्तु की लंबाई में कोई भी परिवर्तन होता है, लंबाई में अगर किसी भी तरह का कोई भी चेंजिंग होता है तो वो हमारा स्ट्रेन कहलाया जाएगा। मतलब उसकी जो प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को, ठीक है, मतलब
कि उसकी जो प्रारंभिक लंबाई थी और उसकी जो बड़ी लंबाई, उन दोनों का जो अनुपात है वो आपका स्ट्रेन कहलाया जाएगा। क्लियर? आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं स्ट्रेन को। ये डेल्टा है, ये जो लंबाई में बदलाव आया, मतलब लंबाई में बदलाव कितना आया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं बदलाव कितना आया और पूर्व में उसकी लंबाई क्या थी, लंबाई या पूर्व में उसकी क्या थी। तो ये तो बदलाव आया उसे हम डेल्टा एल से लिखते हैं और जो प्रारंभिक लंबाई थी उसे एल से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाया गया ये स्ट्रेन कहलाया जाएगा और लंबाई में परिवर्तन हो गया, ये आपकी लंबाई हो गई। और स्ट्रेन में कोई भी यूनिट नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? क्योंकि दोनों तरफ आपकी डायमेंशन है तो ये क्रॉस हो जाएंगे, है ना, क्योंकि दोनों समान यूनिट है तो लंबाई का रेशियो आपका कोई भी यूनिट नहीं होगा। क्लियर? तो स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों आप समझ गए। अब इसका हम रिलेशनशिप की बात करते हैं कि इन दोनों में रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, देखिए इलास्टिसिटी जो लिमिट के अंदर किसी मटेरियल पर जब बल लगाया जाता है तो स्ट्रेस उत्पन्न होता है और स्ट्रेन जो है वो सीधा अनुपात होता है। स्ट्रेन अभी हमने देखा कि वो सीधा सीधा अनुपात होता है। ठीक है, अब इन दोनों का जो रेशियो होता है वो आपको इस तरह से डिनोट होता है। ठीक है, मतलब स्ट्रेस जो होगा वो स्ट्रेन के बिल्कुल बराबर रहेगा। ठीक है, अगर हम इन दोनों को कांस्टेंट कर दें तो आप कांस्टेंट कर सकते हैं, इस तरह से कांस्टेंट आपको कर सकते हैं। इसको कांस्टेंट जब किया जाएगा तो यही हमारा यंग मॉड्यूलस इलास्टिसिटी कहलाया जाएगा, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? ई से। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जब इन दोनों का कांस्टेंट निकाला जाएगा तो हम इन दोनों को ई से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब ई हमको किस तरह से लिखना है, देखिए आप ये फॉर्मूला आपको, ये था आपका स्टार्टिंग फॉर्मूला। अब ये जो आपका इधर अगर ये ऐसे आएगा तो आपका यहाँ पे आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इस कांस्टेंट को ही हम ई से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया और ई इस तरह से, और यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अगर इस वाले को हमने उठा के यहाँ रखा तो ये वाला यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपको इस तरह से मिल सकते हैं। ठीक है, इसको ही हम हुक लॉ बोलते हैं। जब हुक का जो लॉ होता है वो यही हुक का लॉ होता है। क्लियर? तो ये आपका हुक का लॉ यहाँ पे कंप्लीट होता है।